अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बाजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस को डिटेल में पढ़ना है। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? शुगर, हाई शुगर को, इसको आम ज़बान में हमारे इर्द हाई शुगर कहा जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें होता क्या है? ये आपका ब्लड है, ठीक हो गया? अच्छा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो होता है ना, बहुत हाई हो जाता है इस कंडीशन में, डायबिटीज़ मेलाइटिस में। ठीक हो गया? ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। आपको लग रहा होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तो अच्छी बात है, ग्लूकोज तो अच्छा होता है बॉडी के लिए। ठीक हो गया? लेकिन मसला ये होता है इस कंडीशन में, डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज लेवल तो हाई हो गया है, लेकिन जो सेल्स है ना, वो आपको पता ही जो हमारे सेल्स थे, ठीक है गया, इन सेल्स के अंदर क्या होता था, इंसुलिन आता था। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बात बताई थी, इंसुलिन ने छोटे छोटे दरवाजे लगा देने थे। उन दरवाज़ों के ज़रिए से क्या था, इस ग्लूकोज ने जाना था, सेल्स के अंदर चले जाना था और सेल्स ने इस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेना था और ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एटीपी बना लेनी थी, एनर्जी बना लेनी थी, अच्छी चीज़ थी। लेकिन अब मसला ये है कि ये इंसुलिन नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर ही रही जा रहा है, सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। ठीक हो गया? ये प्रोसेस नहीं हो रहा। ठीक है? सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आगे हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, सेल्स आर अनएबल टू ऑब्टेन ग्लूकोज। सेल्स ब्लड से ग्लूकोज नहीं ले पा रहे, ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज रही जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हुई जा रहा है। ठीक हो गया? रिजल्टिंग इन, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। अब ये इस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। किस कंडीशन को? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो गया है, इस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो गया। ठीक हो गया? अब ये दो तरह की होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1, टाइप 2। ठीक हो गया? अब टाइप 1 में क्या होता है, इसमें ना अब बॉडी को पता ही नहीं। देखिए, आपका ना इम्यून सिस्टम है जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। किससे प्रोटेक्शन करता है? जरासीमों से। आपकी बॉडी के अंदर कोई जरासीम आ जाए तो उसने उन जरासीमों के ऊपर अटैक करना है और उनको मार देना है। जिस तरह आपकी बॉडी की आर्मी नहीं होती, इस तरह आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ये होता है कि वो इम्यून सिस्टम गलती से आपके वो वाले सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे ना, उनको उसने अटैक कर दिया है। वो कौन से सेल्स हैं? याद है? ये वाले सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे, ये वाले। तो गलती से आपके इम्यून, जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हमारे जो सेल्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसने आपके अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर दिया है। आपके अपने, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये आपने हायर क्लासेस में जाके पढ़ना है। ठीक है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ये मतलब होता है कि आपके, ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम ने, मतलब ऐसा ये डिसऑर्डर है, ऐसी बीमारी है जिसमें आपके इम्यून सिस्टम ने आपके सेल्स के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया है और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको याद है ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम में आपके वाइट ब्लड सेल्स सारे आ जाते हैं। उन वाइट ब्लड सेल्स ने आना है, आके इन सेल्स के ऊपर अटैक कर देना है। ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब ये सेल्स तबाह हो जाएंगे ना, ये सेल्स वो थे जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी थी। अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक हो गया, तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या मसला हुआ, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, नो इंसुलिन। ठीक हो गया? तो जब इंसुलिन ही नहीं होगी, मैंने आपको बताया था इंसुलिन ने आना होता है, उसने ही तो सेल्स को बताना होता है कि सेल्स अपने अंदर वो छोटे छोटे चैनल्स, वो छोटे छोटे दरवाजे लगा लो, जिन दरवाज़ों से ग्लूकोज ने सेल्स के अंदर आना है। जाहिर सी बात है, अगर आप भी कहीं जाते हैं, कहीं दरवाज़ा होगा तो आप उस जगह के अंदर एंटर होंगे ना। दरवाज़ा नहीं होगा तो कैसे उस जगह के अंदर जाएंगे? तो इसी तरीके से अगर सेल के अंदर जाना है तो वो दरवाज़ा होता है, एक ग्लूकोज के एंटर होने का दरवाज़ा होता है। ठीक हो गया? ये सपोज कर लो ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा है। इन दरवाज़ों के ज़रिए से ग्लूकोज ने सेल के अंदर एंटर होना था। अब ये दरवाजे ही नहीं, क्योंकि जब इंसुलिन नहीं जा रही, इंसुलिन ने ही तो जाके सेल को कहना था और सेल ने उसकी बात सुननी थी और दरवाजे बनने थे। लेकिन अब इंसुलिन ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं होगी तो ये दरवाजे नहीं बनेंगे। जब दरवाजे नहीं बनेंगे तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स जो है वो, उनके अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो वो ग्लूकोज सारा ब्लड के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है। समझ आइए आपको? तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की क्या ट्रीटमेंट होगी? इसकी ये ट्रीटमेंट होगी, हम पेशेंट को इंसुलिन दे देंगे। ठीक हो? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। जब ये इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो इस इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से क्या होगा कि अब पेशेंट को इंसुलिन चली गई, इंसुलिन मिल गई। अब वो इंसुलिन जाएगी, वो जाके सेल्स को कहेगी सेल्स चैनल्स बनाओ, ग्लूकोज के दरवाजे बनाओ, फिर उन दरवाज़ों से ग्लूकोज अंदर सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगी और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो यही उन्होंने आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक से पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंसुलिन।
पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं, ये पेनक्रियाज के अंदर ही सारे सेल्स मौजूद हैं ना जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले, ठीक है, ये सारा पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर था, ठीक हो गया। तो ये सारा पेनक्रियाज के अंदर ही आइलेट ऑफ लैंगरहैंस थे ना, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को मैंने आपको जूम करके दिखाया था, ऐसा होता है। तो जो पेनक्रियाज ने इतनी पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सेल्स तबाह हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे, ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो डज़ नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंसुलिन, जितनी इंसुलिन प्रोड्यूस करनी चाहिए थी पेनक्रियाज आपका उतनी इंसुलिन नहीं बना रहा। इस तरह के पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे? उनको हम डेली इंजेक्शंस लगाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हो तो इंसुलिन जा रही है बॉडी के अंदर। अब जब इंसुलिन जाएगी तो इंसुलिन ने अपना काम कर लेना है और इस तरीके से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। ये कहानी थी सारी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये ख़ास तौर पर क्या होता है, ये ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिन लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब होता है ना, उनके अंदर ये मसला आपको दिखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर मोटे लोग, ठीक हो गया, ओबीज़ लोग, मोटे लोग, बेशक वो मोटे बच्चे हों। आजकल तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड खाई जा रहे हैं, उसकी वजह से उनमें ओबेसिटी आ रही है, मोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके भी अंदर बहुत ज़्यादा आजकल शुगर बढ़ गई है, ठीक है। तो वो कौन सी शुगर? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, पेशेंट का लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से वो मोटा हो गया। अब मोटे लोगों के अंदर क्या होता है कि आपका जो पेनक्रियाज है ना, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। पेनक्रियाज के ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है, ये बिल्कुल सही इंसुलिन बना रहे हैं, इंसुलिन आ भी रही है। फिर मसला कहाँ पे आया? इंसुलिन आ भी रही है, इंसुलिन सेल्स को कहती है सेल्स, इंसुलिन ने सेल्स को ऑर्डर देना होता है कि सेल्स मेरी बात सुनो। ये एक सेल कहेगा जी जी मुझे कहें, इसने कहना है कि यहाँ पे दरवाजे बनाओ ग्लूकोज के अंदर जाने के, लेकिन सेल्स यहाँ पे इंसुलिन की बात नहीं मान रहा। एग्जाम्पल, जिस तरह के क्लास में टीचर बाजू का तो आपको लेक्चर दे रहा होता है, आप टीचर की बात ही नहीं सुनते, टीचर बोली जा रहा है, आप कह रहे हैं ठीक है बोली जाए, क्या है आप जो मतलब जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स तो ऐसा नहीं करते ना, दूसरे वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं। टीचर उनको समझाई जा रहा है, बताई जा रहा है, लेकिन वो टीचर की बात नहीं मान रहे। यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है कि ये जो सेल है इसको इंसुलिन आ रहा है, इंसुलिन आके इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे अपने ग्लूकोज चैनल लगाओ, ग्लूकोज के दरवाजे लगाओ, लेकिन सेल उसकी बात नहीं सुन रहा, सेल उसकी बात नहीं मान रहा। ये यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन होता है, टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं था। ये इंपॉर्टेंट फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है। इंसुलिन इसको कही जा रहा है कि मेरी बात सुनो, यहाँ पे ग्लूकोज के चैनल बनाओ, लेकिन ये जो सेल है उसकी बात ही नहीं सुन रहा, ठीक हो गया। ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो ये इंपॉर्टेंट फ़र्क है आपकी बुक में। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि जो पेशेंट की ओबेसिटी है ना उसको कम किया जाए, क्योंकि जब आप पेशेंट की ओबेसिटी को कम करोगे, उसका लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा, तो फिर सेल जो है ना वो इंसुलिन की बात मानना शुरू हो जाते हैं और सेल उसी तरीके से फिर ग्लूकोज के चैनल और ग्लूकोज के दरवाजे बना लेते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। तो यही आपकी बुक में बात लिखी हुई है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन बन रही है, ठीक है, इंसुलिन है, लेकिन जो टारगेट सेल्स हैं डोंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, वो इंसुलिन की बात नहीं मान रहे। टारगेट सेल वो सेल है जिस पे इंसुलिन ने जाके एक्ट करना है और उस सेल को बताना है कि सेल अपने अंदर वो ग्लूकोज का दरवाज़ा, ग्लूकोज का चैनल बनाओ और ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर लेकर आओ, ठीक हो गया। वो टारगेट सेल है, मान लो ये टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल है, लेकिन टारगेट सेल्स इंसुलिन की बात नहीं मान रहे इस केस में, ठीक हो गया। तो दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ को आप कैसे कंट्रोल करोगे? पेशेंट का जो मोटापा है उसको कम करो। कैसे कम किया जाएगा मोटापे को? उसको कहीं एक्सरसाइज करें, ठीक हो गया। एक्सरसाइज करने से उसका मोटापा कम हो जाएगा। उसको कहीं अपनी डाइट में चेंजेस लेके आए, मतलब कि ऐसी डाइट खाए जिसमें शुगर कम हो, जिसमें मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक्स, बेकरी की चीज़ें सारी बंद कर दे, ठीक है। इसी तरीके से ऑयली फूड जो है वो कम खाए, वेजिटेबल्स खाए, अपना मोटापा कम करे और अच्छी डाइट खाए, ठीक हो गया। ये हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे जिसकी वजह से उसकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ट्रीट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो देखें ज़रा, एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर आप बैठे रहते हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आराम से बस बैठे रह रहे हो, कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे, बस खाए पे खाए जा रहे हो, तो आपको शुगर भी हो सकती है। कौन सी शुगर? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस को ही शुगर कहते हैं। आम ज़बान में हमारे माशरे में इसको शुगर कहा जाता है। पेशेंट को शुगर हो गई है, तो जब भी आप सुनो कि पेशेंट को शुगर हो गई है, इसका मतलब है कि उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है और सेल्स जो हैं वो उस ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब दो वजूहत हो सकती हैं, आपने देख लेना है। अगर तो पेशेंट मोटा होगा ना तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। तो अगर वो मोटा नहीं है, इतना पतला सा है, तो तब उसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा अच्छा। उसके बाद साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब ये वाला जो साइड बॉक्स है ना, इस साइड बॉक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट दूंगी, उससे ये सारा साइड बॉक्स आपका कवर होगा। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी भी हुई है, मैं कोई नई बात आपको बताने वाली नहीं हूँ, ठीक है, पुरानी बात ही है। क्या बात है कि आपने पिछले वाला किडनी वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं जो किडनी ने रखे हुए हैं, क्यों, यूरिन बनाने के लिए। उस वर्कर का नाम था नेफ्रॉन, और वो नेफ्रॉन की थोड़ी ऐसे करके शक्ल थी, अगर आपको याद हो। ये उसका बोमेन कैप्सूल था, ये उसका पीसीटी था, याद है आपको, ये उसका लूप ऑफ हेनले था, ये उसका डीसीटी था। तो ये सारी इस तरह करके थी, ठीक हो गया। और ये उसकी कलेक्टिंग डक्ट थी, इस तरह करके नेफ्रॉन था। और यहाँ पे ग्लोमेरुलस थी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये उस पर्सन की बात करें जिसको शुगर हुई है। शुगर का मतलब है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है। ये देखें ब्लड के अंदर कितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। ये वही ब्लड है, वो ये उसी पर्सन का ब्लड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है। अब खुद ही सोचें, जब ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज फिल्टर होगा, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं ना, और उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, ठीक है। ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर है तो ज़्यादा ग्लूकोज फिल्टर होगा, यहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज आएगा। अब यहाँ पे सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ब्राउन ब्राउन वाले। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आते हैं, आपको पता है पीसीटी से ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होनी है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है यहाँ पे आपकी सारी ब्लड वेसल ऐसे करके मौजूद है, ये सारी ब्लड वेसल आपकी मौजूद है, ठीक हो गया। इस तरह के सारी ब्लड वेसल मौजूद होती है। तो यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को पकड़ के, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ रहे हैं इनको यहाँ से ब्लड में डाला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, इनको दोबारा ब्लड में वापस डाला जाता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्लूकोज है ना कि बॉडी कहती है हमें इतना ग्लूकोज वापस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थोड़ा ग्लूकोज ब्लड में वापस चाहिए जितना ब्लड के अंदर होना चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको अपने पास ही रखो, नेफ्रॉन को कहती है एक्स्ट्रा क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अब आ चुका है यहाँ पे, आम हालात में इतना नहीं आता था। इसको शुगर है तो शुगर में ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पे आया है। यहाँ पे भी ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, तो बॉडी कहती है सारा ग्लूकोज तो हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा सारा ग्लूकोज ब्लड में नहीं डालना, नेफ्रॉन बस जितना ग्लूकोज ब्लड में होता है नॉर्मल उतना ही डालो, बाकी तो अपने पास रख लो। तो बाकी ग्लूकोज यहीं पर रहेगा, वो ब्लड में नहीं जाएगा। तो ये ग्लूकोज जाहिर सी बात है अब यहाँ पानी के अंदर हल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ग्लूकोज रहेगा ना, तो याद रखना है आपने, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि पानी और जो आयन्स होते हैं इनके दरमियान में माँ बेटी का रिश्ता होता है। जहाँ पे आयन्स जाते हैं वहाँ पे पानी जाता है। इसी तरीके से पानी के दरमियान और ग्लूकोज के दरमियान में माँ बेटी वाला रिश्ता है, ठीक हो गया। जहाँ पे ग्लूकोज ने जाना है वहाँ पे पानी ने जाना है। अब जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहीं पे मौजूद है ना, तो पानी कहते हैं मैं भी ब्लड में नहीं जाऊँगा, मैं भी यहीं रहूँगा जहाँ पे ग्लूकोज है, क्योंकि मुझे ग्लूकोज पसंद है, वो मेरी माँ है, ठीक हो गया। तो सारा पानी भी यहाँ पर मौजूद ही रहेगा। इस पानी को मैं ब्लू से बना लेती हूँ, ये सारा पानी है, ठीक हो गया। तो खुद ही सोचें आम हालात में नॉर्मल क्या होता था, नॉर्मली सारा पानी हम यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हम ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर देते थे। याद है आपको, जब मैंने आपको नेफ्रॉन का फंक्शनिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सारा ग्लूकोज हम ब्लड में डाल देते हैं। लेकिन ये और हालात हैं, ये वो हालात है जिसमें इस पेशेंट को शुगर हो गई है तो सारा ग्लूकोज अब यहाँ पे मौजूद है, बहुत थोड़ा ग्लूकोज ब्लड में डाला गया है। तो जब ग्लूकोज यहाँ पे है तो पानी भी यही रहेगा, तो ये पानी यहाँ पे रहेगा। तो आम हालात में याद है आपको, जो बाहर यूरिन आता है उस यूरिन के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं होता, नो ग्लूकोज। कभी जो मैंने आपको पढ़ाया था पीछे नॉर्मल वाला जिसमें हमने फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन पढ़ी थी, उसमें हमने कोई ग्लूकोज देखा था यहाँ पे नहीं। लेकिन ये इस शुगर वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, इसका जो यूरिन बन रहा है यहाँ पे इस यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी बाहर आ रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं मीठा यूरिन है, मतलब जाहिर सी बात है ग्लूकोज मीठा ही होता है ना। तो ऐसा यूरिन बन रहा है जिस यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, ठीक हो गया। तो ग्लूकोज इसलिए, और चूँकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज पानी को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो बहुत ज़्यादा पानी भी यहाँ पे मौजूद है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन, ठीक है। बार बार ये पेशेंट यूरिनेशन के लिए टॉयलेट में जाएगा। शुगर वाले मरीज़ आपने देखे होंगे, उनको बार बार यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। अब देखें, अब जब उनको बार बार यूरिनेशन हो रही है, इतना ज़्यादा यूरिन सारा आई जा रहा है, सारा पानी तो इस तरह लॉस्ट हुई जा रहा है बॉडी से, तो यहाँ ब्लड के अंदर पानी बहुत कम रह गया है। जब ब्लड के अंदर पानी कम रह जाता है ना, क्योंकि सारा पानी तो इस तरह बाहर निकली जा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज उस पानी को खींची जा रहा है कि मेरे साथ आ जाओ भाई बाहर, मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम भी बाहर आओ, तो सारा पानी इस तरीके से बाहर आई जा रहा है। तो बॉडी क्या करती है, प्यास लगवा देती है इस इंसान को। प्यास लगवाने का मकसद ये है कि, बात सुनो मेरी, बॉडी इंसान को कहती है कि तुम्हारी ब्लड के अंदर पानी बहुत कम है, तो पानी पियो, तो इसलिए में प्यास लग जाती है। तो शुगर वाले मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, तो बार बार वो पानी पीता है। लेकिन मसला ये है कि जो पानी पीता है वो सारा यूरिन की सूरत में फिर बाहर निकल आता है। वो बार बार पानी पी रहा है लेकिन यूरिन की सूरत में बाहर आई जा रहा है वो पानी, ठीक हो गया। तो ये मसला उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन उन्हें होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, सही हो गया पहली बात। और ऐसे मरीज़ों को थर्स्ट प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक हो गया। तीसरा, ये जो पेशेंट्स होते हैं शुगर वाले, इनका ना
अब खुद ही सोचें, पानी बाहर आ रहा है, पानी अकेला नहीं आता, पानी के अंदर थोड़े थोड़े साल्ट्स भी हल हुए होते हैं, ठीक हो गया। तो आपकी बॉडी से साल्ट भी लॉस हुई जा रहे हैं। हालांकि नॉर्मली साल्ट्स का लॉस्ट नहीं होना चाहिए, साल्ट आपके यहाँ पे हम रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं, यहाँ पे ब्लड में डाल देते हैं, लेकिन पानी कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं तो साल्ट भी अपने साथ बाहर लेकर जाऊँगा, तो बॉडी से साल्ट भी लॉस्ट हुई जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो साल्ट का बैलेंस है, जो पानी का बैलेंस है, सब कुछ ख़राब हो गया है, क्योंकि सारा पानी बाहर आई जा रहा है, साल्ट को लाई जा रहा है अपने साथ बाहर, ठीक हो गया। और ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर एक्सेस ग्लूकोज, चूँकि इतना ज़्यादा ग्लूकोज है ना, इनहिबिट वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनीज़। ये जो इतना ज़्यादा ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, इसने जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी, रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि चीज़ों का ब्लड में जाना, तो जो पानी ने ब्लड में जाना था उसको नहीं जाने देना। ग्लूकोज ने कहना पानी मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मैं बाहर जाऊँगा तुम भी मेरे साथ बाहर जाओगे, ठीक है। तो वो जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करना है, ठीक हो गया। किसने? इस ग्लूकोज ने, जो एक्सेस ग्लूकोज है इसने पानी को नहीं जाने दिया ब्लड में, पानी को अपने पास रखा हुआ है, ठीक हो गया। अब जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। अब जब जाहिर सी बात है, खुद ही सोचें, बार बार ये बेचारे यूरिनेशन के लिए जाएंगे, सारा पानी ऐसे लॉस्ट हुई जा रहा है, बेचारा सारा पानी ऐसे लॉस्ट हुई जा रहा है, ब्लड के अंदर पानी की कमी रह गई है। जब ब्लड के अंदर पानी नहीं होगा तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रा मीन वाटर, पानी की रिमूवल, ब्लड से पानी रिमूव हुई जा रहा है, ब्लड के अंदर पानी कम है, सही हो गया, तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। एंड कैन कोज किडनी डैमेज, इवन ये चीज़ किडनी को डैमेज करती है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है ना, बॉडी के अंदर ब्लड कम रह जाएगा, ठीक हो गया। जब ब्लड कम होगा किडनी की तरफ, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन हो गई है, ब्लड के अंदर पानी कम है, जब ब्लड के अंदर पानी कम होगा तो ब्लड भी कम हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। कम ब्लड होगा तो उससे किडनी भी बड़ी मुतासिर होती है, किडनी भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज होना शुरू हो जाती है, सही हो गया। और क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज ने क्या करना है, मे ऑल्सो लीड टू इम्बैलेंस इन वाटर एंड साल्ट कंसनट्रेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो साल्ट की कंसनट्रेशन थी और जो पानी की कंसनट्रेशन थी वो इम्बैलेंस हो गई है, उनका बैलेंस ख़राब हो गया है। वही मैंने आपको बताया, क्योंकि पानी जब बाहर आ रहा है वो अपने साथ साल्ट को भी लेके आ रहा है, सारा साल्ट बॉडी से लॉस्ट हुई जा रहा है, ठीक हो गया। पानी भी बॉडी से लॉस्ट हुई जा रहा है, तो बॉडी के अंदर जो पानी का बैलेंस था, जो साल्ट का बैलेंस था, वो सब कुछ ख़राब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। और क्या हुआ है, ये पेशेंट्स जो होते हैं, शुगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, शुगर वाले मरीज़ों की बात कर रही हूँ, ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, इनका वज़न बहुत कम होता रहता है। ये देखेंगे आप, पेशेंट शुगर वाले मरीज़ ना बड़े दुबले पतले होते हैं, क्यों? हर चीज़ की लॉजिक है। देखिए बेचारों के पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल तो बहुत ज़्यादा है, आप कहेंगे अच्छी बात है, ग्लूकोज बहुत भर भर के मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि सेल्स उस ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जब सेल्स ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने से ही तो आपकी एटीपी बननी थी, याद है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी बनती है। जब सेल्स के पास ग्लूकोज ही नहीं आ रहा तो ग्लूकोज ही नहीं टूटेगा, एटीपी नहीं बनेगी। जब एटीपी नहीं बनेगी तो इन पेशेंट्स के अंदर क्या होगा, बहुत कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, वीकनिंग, टाइटनेस, थकावट, हमेशा थकावट और कमज़ोरी का शिकार रहेंगे। और ये लॉस ऑफ बॉडी वेट क्यों होता है, इनका वज़न क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ना देखें, अब जब बॉडी जो है, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स को एटीपी नहीं मिल रही, क्योंकि एटीपी कैसे मिलनी थी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना था, तभी एटीपी मिलनी थी। ग्लूकोज ही नहीं सेल के पास आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इंसुलिन ने तो ग्लूकोज सेल के अंदर डालना था, तो वो दरवाजे ही नहीं है जिन दरवाज़ों से ग्लूकोज सेल के अंदर आना है। ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही मौजूद हुई जा रहा है, तो बॉडी कहती है मुझे तो एटीपी चाहिए, मुझे तो एटीपी होगी तो मैं काम करूँगी ना। ये जो सेल्स हमारे बॉडी के सारे, तो हमारी बॉडी, हमारे जो मसल्स होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देती है। हमारी जो फैट होती है ना, जो कहीं थोड़ी फैट मौजूद होती है स्किन के नीचे, ठीक है, उसको बॉडी ने तोड़ना शुरू कर देना है। बॉडी ने प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देना है जो आपके मसल्स के अंदर है, ठीक है। प्रोटीन तोड़ के बॉडी ने ग्लूकोज बनाना शुरू कर देना है। इवन फैट को तोड़ के बॉडी ने ग्लूकोज बनाना शुरू कर देना है, ठीक हो गया। आप कहेंगे प्रोटीन के तोड़ने से तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, सही बात है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बनाया जा सकता है। ग्लूकोज हर चीज़ से आप बना सकते हो, इवन फैट से भी ग्लूकोज बना सकते हो। तो आपकी बॉडी ने ये काम करना शुरू कर देना है। खुद ही सोचिए, जब आपकी सारे मसल्स टूटना शुरू हो जाएंगे, आपके फैट सारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो इंसान कितना कमज़ोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। और मसल्स वीकनिंग, अभी आपने लफ्ज़ पढ़ा, वीकनिंग ऑफ द मसल्स वीक होना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी ने मसल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, मसल्स के अंदर प्रोटीन तोड़ना शुरू कर दिया है, और प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना शुरू कर दी है, ताकि, क्योंकि ब्लड से तो ग्लूकोज आ नहीं रही, ताकि उसी ग्लूकोज को फिर इस्तेमाल करके एनर्जी बना ली जाए और सेल बॉडी जो है वो ज़िंदा रह सके। इस तरीके से बॉडी काम कर रही होती है, ठीक हो गया। और इसलिए अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। अब मेरे पास कोई पेशेंट आया है, मैंने देखना है कि उसको शुगर तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका ना ब्लड टेस्ट करवाऊँगी, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, ये वाला जो टेस्ट है जिसमें मैंने चेक करना है पेशेंट की ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है, हाई ग्लूकोज है कि नॉर्मल ग्लूकोज है, तो इस टेस्ट को कहते हैं बीजीसी टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। मतलब उस पेशेंट के ब्लड के अंदर मैं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चेक करूँगी कितनी ग्लूकोज है। अच्छा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो कहता है कितनी ग्लूकोज उस पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद है, ये मैं इस टेस्ट से मुहैया करूँगी। इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं शुगर पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, क्या उस पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं चल रही, शुगर तो नहीं चल रही। ठीक है, कैसे मैं पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करूँगी, कैसे कब चेक करूँगी, ऑन अ फास्टिंग बेसिस। या तो उस पेशेंट को कहूँगी कि भूखे पेट आए, मतलब पूरी रात सोए और सुबह उठते साथ ही कुछ खाए पिए बगैर, ठीक है, नाश्ता करने से पहले हमारे पास आ जाए, तो हम उसका ब्लड ले लेंगे, उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे कितना ग्लूकोज है। ठीक है, ये फास्टिंग बेसिस है, इसको कहते हैं। या रैंडम बेसिस, रैंडम बेसिस का मतलब है एनी टाइम, कभी भी वो आया मेरे पास, उसने कहा और मैंने उसका बस ब्लड ले लिया और उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल देखना शुरू कर दिया। ठीक है, वो उसको कहते हैं रैंडम। तीसरा, या आफ्टर अ मील, या वो खाना खाने के बाद आपके पास आया तब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। तो ये 3 तरीके होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के। या फास्टिंग बेसिस कि वो 8 से 10 घंटे फास्टिंग करके आपके पास आया है, मतलब 8 से 10 घंटे उसने कुछ नहीं खाया, अब मैं उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करूँगी। ठीक है, ये देखें 8 से 10 घंटे फास्टिंग करके वो पेशेंट आपके पास आया है, अब मैं उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करूँगी। तो मैं कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा, मैंने चलो ब्लड ले लिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल भी चेक कर ली मशीन वगैरह से। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा उसको शुगर है कि नहीं है। रिपोर्ट्स आती हैं ना, तो रिपोर्ट्स में अगर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन 70 to 99 है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसका मतलब इस बंदे को कोई शुगर नहीं है, नॉर्मल है। पर 100 ml ऑफ ब्लड, हम 100 ml ब्लड लेंगे, उस 100 ml ब्लड के अंदर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना आपकी बॉडी के अंदर तो 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर का मतलब है 5000 ml। ठीक है, तो मैं 100 ml सिर्फ ब्लड ले रही हूँ, 100 ml ब्लड लिया, उसके अंदर देखा आपने कितना ग्लूकोज है। ठीक है, उस ब्लड के अंदर, ये ब्लड है, रेड कलर से मुझे बनाना चाहिए, ये ब्लड है। ठीक है, इस ब्लड के अंदर हमने ग्लूकोज देख लेना कितना ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के मोलिक्यूल हैं। ठीक है, तो अगर 70 to 99 है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 100 से 125 के दरमियान में आ रहा है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल, 100 से 125 तक मिलीग्राम, ठीक है, इतना ग्लूकोज लेवल आ रहा है, इसका मतलब है प्री डायबिटीज़, यानी कि इस पर्सन को भी शुगर तो नहीं हुई, लेकिन एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़, मतलब इस मरीज़ के अंदर शुगर होने का ख़तरा ज़्यादा है। ठीक है, इसको एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, वरना अनकरीब इसको शुगर हो जाएगी, ये मतलब है। और अगर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन 126 आ रही है या 126 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है पेशेंट को शुगर वाकई हो गई है, डायबिटीज़ है। ये तब है जब वो मेरे पास भूखे पेट आया था, 8 से 10 घंटे फास्टिंग करके आया था, तब मैंने ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर किया, ये वैल्यूज़ आई, तो मैं यही अंदाज़ा लगा लूँगी। ठीक हो गया, क्या कुछ भी नहीं है, नॉर्मली 100 से कम होनी चाहिए आपका ग्लूकोज लेवल, मतलब 70 to 99 होना चाहिए। फिर अगर वो 125 तक चला गया है, 100 से 125 तक, तो प्री डायबिटीज़ है। और अगर 126 है या 126 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है शुगर है। ये आपने वैल्यूज़ याद कर लेनी है। इसी तरीके से ये ना WHO ने बताई है बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी। ठीक है, ये वैल्यूज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा था आपको कि पेशेंट को हम आएगा हमारे पास, हम उसको ना 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के उसको पिला देंगे। पिला दिया, 2 घंटे के बाद हम उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि आपको पता है आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज ने आपके पहले ओरल कैविटी से स्टमक में आना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आना है, फिर ब्लड में जाना है, टाइम तो लगता है। तो इसलिए 2 घंटे के बाद मैं ना उस पर्सन का ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल चेक करूँगी। अब वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि अभी हमने उसको ग्लूकोज दिया है, तो अब तो उसका कुदरती तौर पर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मैंने उसको ग्लूकोज खिला दिया है। ठीक है, तो अब अगर वैल्यू 140 से कम है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मली 140 से कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल मैंने मेजर किया, कितना आया, 104, रिपोर्ट मैंने देखी, उस रिपोर्ट में 140 से 200 तक आया है, इसका मतलब है ये प्री डायबिटीज़ है। इसका मतलब है ये बंदे को शुगर तो नहीं है, लेकिन शुगर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये बात है। और अगर 200 से ज़्यादा आ रही है उसकी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो 200 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है उस बंदे को शुगर हो चुकी है। तो ये वैल्यूज़ हैं जिनसे आपने अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि BGC टेस्ट क्या है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। और इस टेस्ट के मुताबिक फास्टिंग स्टेट में अगर पेशेंट आपके पास आया है, तब
कैसे आपको पता लगेगा ये पेशेंट डायबिटीज़ वाला है, प्री डायबिटीज़ वाला है या नॉर्मल है। और अगर मैंने उसको 75 ग्राम ग्लूकोज़ पानी में डाल के पिला दिया है और उसके 2 घंटे के बाद मैंने उसका ग्लूकोज़ लेवल चेक किया है ब्लड के अंदर, तो कितना ग्लूकोज़ होगा जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा नॉर्मल है, ये प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है। ठीक हो गया, ये थी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर नहीं समझ आ रही एक बार दोबारा देख लें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम गोनैड्स को पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने से एक चीज़ नहीं बताई क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें बताने को बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ बुक तक रहती हूँ ताकि आपकी बुक की चीज़ें सिर्फ आपको पढ़ाई जाएँ। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें बहुत हैं, हर जाहिर सी बात है, बायोलॉजी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है। तो अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।